अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी का। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। बड़े इत्मीनान के साथ उन्होंने तमाम बातें सुनी। माननीय उप मुख्यमंत्री अपनी प्रतिबद्धता कटिबद्धता के लिए जाने जाते हैं और वो न केवल किशनगंज और सीमांचल बल्कि समूचे बिहार को बहुत उम्मीद आपसे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, और इस दिशा में लगातार प्रयास करना शुरू कर चुके हैं और उस ओर अग्रसर हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। देखिए, आप उप मुख्यमंत्री तो बिहार के हैं, लेकिन चूंकि हम इस वक्त किशनगंज की बात करने के लिए आए हैं, सीमांचल की बात करने के लिए आए हैं, तो शुरुआत यहीं की आत्मनिर्भरता से होगी। नहीं, निश्चित रूप से आज जिस धरती और जिस मिट्टी पर बैठे हैं उस मिट्टी की ही बात हो रही है और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपका विजन, जब आपको इस जिम्मेदारी मिली, आप विधायक पहले भी लगातार रहे हैं, उस रूप में आपने कार्य भी किया, लेकिन जब एक उप मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण ओहदा आपको मिला, आपके अधीनस्थ कई सारे मंत्रालय हैं, तो एक बिहार की पिक्चर आई होगी आपके दिमाग में और जहन में, और जाहिर तौर पर सीमांचल जिस क्षेत्र से आप ताल्लुक रखते हैं वहां की भी एक खाका आपके मन में आया होगा। मैं जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, क्या सोच है आपकी और किस रूप में बदलाव देखने को मिलेगा यहां के लोगों को? नहीं, देखिए, जब 2005 में मुझे विधायक बनने का अवसर मिला और मैंने उसी समय से कटिहार, सीमांचल एवं बिहार के लिए विकास का सपना देखना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इस बार राष्ट्रीय नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उप मुख्यमंत्री के रूप में या वित्त मंत्री के रूप में सेवा का मौका देकर एक कैनवास दिया और उस कैनवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब अलग अलग ढंग से रंग भरने का काम कर रहे हैं। अभी मुकेश साहनी जी ने भी जो इनके मन में कुछ सपने सहेजे हैं, मुंबई से यात्रा करके जो बिहार आए हैं, तो उन्होंने एक सपना देखा। पहले इन्होंने अपने जीवन का सपना देखा, अपने सुदूर गांव से मुंबई की ओर चल पड़े और फिर इन्होंने मुंबई से बिहार की जो यात्रा की, तो वह यात्रा कोई काउंटडाउन नहीं था। इन्होंने जो कुछ भी पाया उसको बिहार की धरती पर कैसे वो दिखे, जो इनका सपना था कैसे दिखे, उस ओर ये बढ़ चले। इस तरह से हमारा पूरा मंत्रिमंडल अपने अपने ढंग से उन रंगों को भर रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। यहाँ बहुत संभावनाएं हैं और यहाँ पर लोगों की विजन में मेरे को कोई कमी नजर नहीं आई। आपने कई सेशंस के आप यहाँ अपने आंखों से देखा और सुना भी। इससे पहले भी कई सेशंस हमारे साथ हुए और चाय उद्योग की बहुत ज्यादा संभावनाएं यहाँ पर हैं। साथ ही साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी यहाँ पर लोग तमाम तरीके से काम कर रहे हैं और इसके अलावा भी कई सारी संभावनाएं यहाँ पर धरती पर देखने को मिल सकती हैं, या आगे अवसर मिले तो और कारगर उपाय हासिल किए जा सकते हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि चाय के क्षेत्र में या बाकी और किस क्षेत्र में यहाँ पर आप सरकार के जरिए काम उपलब्ध कराने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, किशनगंज में जो संभावनाएं हैं वो सारी संभावनाएं तो शुरू हुई है 2005 से। ये 1990 में किशनगंज जिला बना और उस समय मैं आज डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक मंच दिया जहां हम कोसी और सीमांचल की, कनकई और महानंदा की बात कर सकें। और मैंने तो इनके संघर्ष को देखा है कि जब 1990 में किनकी सरकार थी आपको पता है, लेकिन कितना संघर्ष करना पड़ा और मुझे लगता है कि न्यायालय के जितने स्वरूप हैं उन सारे स्वरूपों से इनका सामना करना पड़ा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि किशनगंज जैसे पिछड़े क्षेत्र में इन्होंने माता गुजरी मेडिकल कॉलेज की स्थापना में अपनी अहम भूमिका निभाई और उसके बाद बिहार सरकार ने ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रावधान किया बिहार में। इसके पहले ज्ञान के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं थी, मैं बहुत पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता हूं
क्योंकि मैंने हमेशा सकारात्मक सपना देखा है अपने कटिहार के लिए, सीमांचल के लिए और बिहार के लिए। और इन्होंने माता गुजरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। चाहते तो डॉक्टर दिलीप जायसवाल डीम्ड यूनिवर्सिटी ये नाम रख सकते थे, लेकिन इन्होंने माता गुजरी, जिनके बलिदान को, जिनके परिवार के बलिदान को भारत ही नहीं पूरा विश्व नमन करता है, और उन माता के नाम पर इन्होंने रखा जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर की वो एक वाहक रही हैं। और उसके बाद मैं इसके पूर्व में जितने भी अपने विद्वान वक्ताओं ने किशनगंज और सीमांचल पर अपनी बातें करी है, मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। श्री दफ्तरी जी हैं, और भी अपने हमारे त्रिलोक चंद जी हैं, और सारे कई उद्योगपति हैं जिनका मैं विस्तार से भी नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं है। सबों ने किशनगंज के विकास के लिए अपनी भूमिका अदा की है। और उसी क्रम में अभी आपने जो टी गार्डन की चर्चा की, और स्वाभाविक है कि जलवायु के अनुसार हर जिले की अपनी एक संभावना होती है, एक विशेषता होती है। तो टी गार्डन की यहाँ अपार संभावनाएं हैं, जिस तरह मिथिलांचल में मखाना की संभावना है। और मेरा तो मानना है कि बिहार के जितने जिले हैं उसमें कोई न कोई एक कृषि उपज है जिसकी अपार संभावना है। और बिहार कृषि आधारित राज्य रहा है, तो उन जिलों में जो एक कृषि उपज जो कि कहीं न कहीं पूरे बिहार को और पूरे भारत को भारत के थाली में एक व्यंजन के रूप में पहुंचता है, उसको अगर हम ठीक से विकसित करें, उसको उद्योग के स्वरूप में बिहार के विकास में उसको जोड़ने का काम करें, तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और मैं तो आज आपके इस मंच के माध्यम से अपने बिहार के और सीमांचल के उद्यमियों को आमंत्रित करता हूं कि आप बिहार में निवेश करें, यहाँ उद्योग लगाएं। सरकार सभी प्रकार की सहूलियत आपको सिंगल विंडो के द्वारा देगी, क्योंकि जो विगत 15 वर्षों में आधारभूत संरचनाओं का जो अभाव था, जिसके कारण चाहकर भी आप बिहार में बहुत कुछ नहीं कर पाते थे, वो सारी संभावनाओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वो सारी संभावनाएं एक स्वरूप ली है, एक आकार ली है। चाहे वो अच्छी सड़कें हों, विद्युत की अबाध आपूर्ति का हो, शैक्षणिक संस्थाओं को हम सबों ने प्रोत्साहित किया। इसीलिए किशनगंज जैसे क्षेत्र में विश्वविद्यालय नजर आ रहे हैं, कृषि महाविद्यालय आज यहाँ है, डॉक्टर कलाम पशु चिकित्सा महाविद्यालय हैं। इसके पहले तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पशु की बात तो छोड़ दीजिए, मनुष्य की चिकित्सा भी नहीं हो पाती थी 2005 के पहले। बिहार के अस्पतालों में उस बेड पर रोगी के बदले में कौन सोया करता था, ये मैं जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सब एक नए संकल्प के साथ बिहार में और पूरी ताकत से आए हैं। और इसलिए ताकत से आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी मजबूती से विगत 15 वर्षों में हम सबका नेतृत्व किया है। और आज बड़े भाई के रूप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जो चाहते हैं कि बिहार एक जो अभी विकासशील बिहार के रूप में स्कोरिंग में है, तो वो एक विकसित बिहार कैसे बने, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इस दिशा की ओर हम सबों को सहयोग करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। और एक बात इसी कंटिन्यूटी में हम एक बात कहना चाहते हैं, और बहुत ही विनम्रता से कहना चाहते हैं कि देखिए, हम कटिहार और सीमांचल की धरती के लाल हैं। कोई उप मुख्यमंत्री तो एक सेवा का पद है, लेकिन कहीं न कहीं एक कसक है कि हम इस क्षेत्र को कैसे बिहार के साथ साथ इस क्षेत्र को उसके बराबरी का दर्जा दें। हम सिर्फ बिहार के अन्य हिस्सों के बराबर लाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा है। आपने ठीक ही कहा कि पड़ोसी राज्य बंगाल, पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, चिकन नेक है। सामरिक दृष्टि से इस क्षेत्र के महत्व को आप समझते हैं।
और भी कई ऐसी चीजें हैं जिसकी लड़ाइयां हम इस धरती पर लड़े हैं। उन चीजों से भी किशनगंज और इस सीमांचल को बचाना है, जिससे कि यहाँ के लोग जो इस भारत की मिट्टी में, सीमांचल की मिट्टी में पैदा लिए हैं, तो वो सारे संसाधन उनके विकास में सहायक बन सकें। वो दूसरे देश के लोग उन संसाधनों का दोहन नहीं करें। ये भी कई चीजें हैं जिन चीजों को मैं दो चीज कनेक्टिविटी के लिहाज से जानना चाहूंगा। एयरपोर्ट है, लेकिन पूरे तौर पर अभी वो इस्तेमाल में नहीं लाया जा पा रहा है। दरभंगा में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, वहां पर फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करने लगी हैं, अस्तित्व में वो आ गया है। पटना से या बाकी और जगहों से कनेक्टिविटी बने इस क्षेत्र की, न सिर्फ ट्रेन के जरिए, एयरपोर्ट के माध्यम से या और बाकी सुविधाओं के जरिए। कोसी पर जब पुल बना तो रास्ता, दूरी कम हुई पटना से यहाँ पर आने की। और दूसरी चीज ये कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं, नेपाल का आपने बांग्लादेश का जिक्र किया। नेपाल के रास्ते बेटी और रोटी का रिश्ता रहा है हाल फिलहाल के दिनों में, जरूर कटुता बढ़ी हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि सही हो जाएगा। गलगलिया के पुल पर, जो नदी पर जो पुल है, वो भारत की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से निर्माण किया जा रहा है, वो भी अधूरा है। उस कनेक्टिविटी को लेकर, क्योंकि व्यापार की असीम संभावनाएं हमारी नेपाल से रही हैं, और किशनगंज एक द्वार हो सकता है सीधा कनेक्टिविटी के लिए। तो मैं इन दोनों स्तर पर जानना चाहूंगा, देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी और नेपाल से कनेक्टिविटी को लेकर। नहीं, देखिए, आज से बरसों पहले क्या हालात थे संचार के क्षेत्र में, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो। लेकिन ये रोड कनेक्टिविटी को हम सबों ने बेहतर ढंग से रिस्टोर किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपना को हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक आकार दिया। महासेतु पुल का भी उद्घाटन हुआ, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने 6 घंटे में बिहार के किसी भी जिला से पटना तक पहुंचने की बात करी थी, उसको अब हम सबों ने 5 घंटे में, बिहार के सभी जिलों से पटना 5 घंटे में पहुंचे, इसको हम सबों ने करने का प्रयास किया है। और आपने ठीक ही कहा कि विकास के जो विभिन्न आयाम हैं, उसमें एयर कनेक्टिविटी का अपना भी महत्व है। और बगल में वैसे है एयर एविएशन, वहाँ से होता है, लेकिन पूर्णिया से कैसे हो, इसके लिए हम सबों का प्रयास है। बजट के बाद मैं दिल्ली के दौरे पर रहूँगा, तो ये जो कई संभावनाएं हैं, जो भारत सरकार से जुड़े हुए जो विषय हैं, उन विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करके इस क्षेत्र को उन चीज़ों से लाभान्वित करवाने का प्रयास करेंगे। आम बजट आ चुका है, वित्त मंत्रालय बिहार सरकार की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है, अपेक्षाएं भी बहुत सारी हैं, विशेषाधिकार आपका है, आप जानते हैं कि खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन एक ब्रॉड पिक्चर, एक मोटी तस्वीर, किस पर केंद्रित आगामी बिहार बजट रहने वाला है? देखिए, स्वाभाविक है कि कोविड-19 के कारण जो परिस्थितियां बदली, जो आर्थिक मंदी आई, उसके कारण व्यापार या उद्योग में एक कहीं न कहीं जो लक्ष्य था हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन बिहार के लोगों ने फिर जीना सीख लिया। जिस भय के दौर से गुजर रहे थे, उससे हम सब उबरने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार का जो बिहार का बजट है, उसे हमें ही पेश करना है। और उस बजट में हम सबों ने प्रयास किया है कि विशेष रूप से स्वरोजगार का अवसर हम कैसे पैदा करें, और हमारे नौजवान कैसे स्किल्ड होकर स्वरोजगार कर सकें, उद्योग के माध्यम से हम कैसे अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कर सकें। और मल्टी डायमेंशन में हम सब इस बार बजट को आकार देंगे, और जान लीजिए कि आने वाले दिन में बजट बिहार के विकास को एक नई ऊंचाई देगा। सीमांचल को कुछ बड़ा मिलने वाला है, मैं मानूं क्या? हाँ, निश्चित रूप से इस बार का जो बजट होगा, तो स्वाभाविक है वो पूरे बिहार के लिए है, लेकिन सीमांचल बहुत बेहतर ढंग से दिखेंगे। तो जोरदार तालियां देखिए, बिल्कुल बेहतर बात यहां पर बजट पर रखते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कुछ बात अंत में कहना चाहें यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम के लिए, या जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं? निश्चित रूप से अभी मैं थोड़ा विलंब से आया,
और कई रिप्रेजेंटेशन हमको मिले हैं जिसमें टी गार्डन के ज़मीन को सीलिंग से मुक्त करना, जिससे कि बड़े पैमाने पर वो चाय की खेती हो सके। और भी कई मेमोरेंडम आए हैं, वो सारे मेमोरेंडम के आधार पर हम चाहेंगे कि सीमांचल के क्षेत्र को विकसित करें, उसमें उस पर हम देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगा आप मंच पर बने रहिए सर, क्योंकि अब वक्त है उन तमाम लोगों को। अच्छा, सवाल एक, अच्छा इनका एक सुन लें। चलिए ठीक है, ये माननीय उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो उनका सवाल सुन लेते हैं। धान की खरीदारी होती है और मक्का का भी एमएसपी सरकार ने तय किया है, लेकिन मक्का का खरीदारी सीमांचल में व्यापक रूप से मैंने जो है उत्पादन होता है, उसका खरीदारी क्यों नहीं किया जाता सर? सीधा सवाल, जी जवाब दीजिए। चलिए देखिए, इस बार जब हम अपने एनडीए का कार्यक्रम बना रहे थे तो आपकी इस पीड़ा पर हमने चर्चा की थी कि मक्का इस क्षेत्र का एक विशेष कृषि उत्पाद है और इस क्षेत्र का वो ग्रामीण क्षेत्र का या सभी क्षेत्रों का वो एक आर्थिक आधार है। लेकिन उसका जो जैसे उसकी जो खरीद होगी, उसका रिवॉल्विंग कैसे होगा, इस पर हम सब थोड़ा सा काम अभी कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में देखेगा। जनादेश 5 वर्षों के लिए है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये देखे, इसमें नाफेड वगैरह से बात करनी पड़ेगी। वो आपकी जो चिंता है वो हमारी भी चिंता है कि मक्का एमएसपी पर कैसे उसकी खरीद हो। लेकिन है क्या कि इसमें जो खरीद होगी तो वो फिर मक्का हम कहाँ बेचेंगे, क्योंकि उसको जब तक फिर बेचेंगे नहीं तो फिर वो पैसा नहीं आएगा। तो उसका रिवॉल्विंग कैसे बेहतर ढंग से हो सके, जो उसमें इन्वेस्टमेंट होगा या सरकार जो पैसा लगाएगी या हमारे किसान जो पैसा लगाएंगे, इसलिए उस पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपकी जो चिंता है उस चिंता को कहीं न कहीं हम तरीके से बिल्कुल उसको करेंगे। ये उम्मीद हम करता हूं कि आपको आपका जवाब मिल आश्वस्त गया होगा। करते हैं। और अब वक्त है उन लोगों को सम्मान करने का, जी मीडिया की तरफ से, जी बिहार झारखंड की तरफ से, जिनके तरफ से आज का